हरी कृत तो अगर आप ब्रेक करते हो तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक हरी और एक कृत। तो बच्चे मुझे जवाब देते थे पापा, मम्मी, मी एंड माई ब्रदर और माई सिस्टर और व्हाटएवर। वेयर इज दादा दादी? जैसे एक बुजुर्ग ने 867 पेड़ लगाए, एक बुजुर्ग ने इतने सारे पेड़ लगाए, तो द लाइफ पार्टनर आई हैड इन माई लाइफ वो इन सारी चीज़ों को समझे। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत बोलते थे क्या ये तुमने क्या उठा लिया है, अपने घर के पेरेंट्स संभाल लो। आप एक दिन कोई निकाल लो ना घर में 25 रोटियां 10 रोटियां बना के और आप किसी को खिला दो ना, बिल्कुल पेट भर जाएगा। सैटरडे को वो इतनी सारी रोटियां या पूरियां बनाती थी जिसको हम एक बांस की टोकरी में भरते थे और हमारे मुझे गूज़बम्स आते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इंस्पो टॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके अपनों के पास उनके लिए वक्त नहीं है। मेट्रो सिटीज़ की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी इतना व्यस्त हो गए हैं कि चाह कर भी वे अपने बुजुर्गों के लिए समय नहीं निकाल पाते। डॉक्टर जेवी मनीषा बजाज एक राइटर, पोएटेस और फिल्म मेकर होने के साथ साथ समाज के प्रति अपना ये रोल बखूबी निभा रही है थ्रू हर एनजीओ हरिकृत। तो आइए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर जेवी मनीषा बजाज से। हाय मैम, वेलकम टू इंस्पो टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी डियर। इट्स माय प्लेजर मैम। मैम, आपका नाम डॉक्टर जेवी मनीषा बजाज, इट्स अ साउथ इंडियन नेम, बट आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो इसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है? बड़ा सेंटिमेंटल सवाल पूछा है, but I'm glad to share the reason why I am JV Manisha Bajaj, which sounds to be a South Indian name. Basically मेरे फादर ने मेरा नाम सिर्फ मनीषा रखा था। We are fortunate कि हम फैमिली में दो बहनें हैं, और ये वो टाइम था जब घर में एक बेटे का होना बहुत ज़रूरी होता था, नहीं तो आपका नाम लेके कौन चलेगा आगे, आपका वंश कौन बढ़ाएगा, who will get to know कि आपका खानदान कौन है। सो पापा की सोच अपनी जगह सही थी कि ठीक है, कल को लड़की की शादी हो जाएगी और जो भी सरनेम इसके साथ जुड़ना है वो जुड़ जाएगा। बट आई डोंट नो, मैंने अपनी माँ के पेट में रह के उतना ही उनका एसेंस लिए हैं जो एक बेटा लेता। तो मुझ में और एक बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। जब मुझ में और एक बेटे में कोई फ़र्क नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे सोशल स्टेटा में क्यों फ़र्क होना चाहिए। सो आई थॉट कि मैं मेरे फैमिली का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ूं। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर मैं अपनी फैमिली का नाम अपने नाम के बाद जोड़ती हूँ तो जब शादी होगी तो फिर चेंज हो जाएगा। सो मैंने ये सोचा कि लेट मी हैव दिस इनिशियल ऑफ माई फादर बिफोर माई नेम। सो मेरा नाम मनीषा, मेरे पापा का नाम है जनार्दन प्रसाद वर्मा और मेरी माँ का नाम गीता है। तो जनार्दन ने गीता में जो उपदेश दिया दैट इज़ मी, और अब मेरा नाम जेवी मनीषा है, जिसको अगर हम पूरा कहें तो इट बिकम्स जनार्दन वर्मा मनीषा बजाज। बजाज इज माय हस्बैंड सरनेम, सो आई एम ब्लेस्ड। Got you, ma'am. Ma'am, talking about your NGO, Harikrit, what inspired you to start this NGO? Honestly speaking, when I had my first child, हर एक घर में होता है कि देयर आर पीपल हु कम एंड वो आपको ब्लेस करते हैं, आपके घर में गाते हैं, नाचते हैं, और ऐसा समझा जाता है कि उन लोगों का आना घर में अच्छी बात होती है। तो कोई भी खुशी का मौका होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, कुछ भी होता है, तो ये लोग आते हैं जिन्हें हम जनरली यूनिक्स कहते हैं, या आम भाषा में एक अजीब सा नाम उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मैं नहीं लेना चाहती। तो जब वो लोग हमारे घर में आए और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, तो somehow I was very much touched by the way that lady blessed me। और उस दिन उस महिला को देख करके, उसकी नॉलेज टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स इस सेंसिटिविटी टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स हर ड्यूटीज टूवर्ड पीपल, ये सारी चीज़ें देख करके मैं खुद बहुत टच्ड हो गई। मैं एडमिट करती हूँ कि शायद उस समय से पहले मैंने इस ग्रुप को बहुत नज़दीक से, बहुत ध्यान से नहीं देखा था। तो जब मैं उनसे मिली, आज तक उनका चेहरा मेरी आंखों के आगे है, और जब उन्होंने मेरे घर में गाया था, बजाया था और नाचा था, तो उनका एक घुंघरू टूट के गिर गया था मेरे घर में, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है, एंड आई फील सो गुड। तो मुझे लगा कि दे आर वन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। सो उस दिन के बाद से मैंने ये सोचा कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ।
ये वो दौर था जब अक्सर न्यूज़पेपर में खबरें आती थी कि बच्चे चोरी हो गए, बच्चों को कन्वर्ट किया गया और उसके बाद उन्हें भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ दिया, या वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें इसी तरह के काम में नाचने गाने में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो एक बड़ी जेन्युइन सी सोच आती है कि मेरा परिवार है, आपका परिवार हो सकता है, हर एक इंसान का परिवार हो सकता है, पर इनका परिवार कैसे बनेगा, राइट? तो शायद ये बच्चे जो चुराए जाते हैं या जो उठाए जाते हैं और बाद में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिसमें बाद में उनकी कई बारी डेथ हो जाती है, तो ये सिर्फ इसलिए कि ये अपना परिवार बढ़ा सकें ताकि ये बुढ़ापे में इन्हें देखने के लिए कोई हो। तो दैट केम इनटू माय माइंड एंड इन 2003 आई स्टार्टेड प्रॉपरली वर्किंग फॉर देम, क्योंकि उससे पहले जो भी मैं कर रही थी वो अपने लेवल पे कर रही थी, एक छोटा सा इनिशिएटिव, कुछ लोगों को मिलकर के बात कर लिया, कुछ और कर लिया। बट इसके बाद से फिर मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू वर्क फॉर देम, आई हैव टू मेक सम रूम फॉर देम, दे शुड बी एक्नॉलेज्ड, दे शुड बी गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड अ प्लेस इन द सोसाइटी। जैसे कि एक स्त्री का प्लेस है, एक पुरुष का प्लेस है, वैसे ही एक ये भी जगह होनी चाहिए। उन दिनों जो फॉर्म्स भरे जाते थे, जैसे अगर आपने टेलीफोन का फॉर्म भरा, अप्लाई किया, या ज़मीन का कुछ किया, तो उसमें एक कॉलम होता था फीमेल, एक कॉलम होता था मेल, तीसरा कोई कॉलम नहीं होता था। तो वो उस कॉलम की ज़रूरत थी। सो मैंने उस चीज़ को वॉइस करने की कोशिश की और मुझे आज लगता है कि इट हैज़ बीन वॉइस, सो आई एम ग्लैड वेदर किसी भी तरह से। बट हाँ, सोसाइटी में हर एक की अपनी एक जगह है, हर एक का सम्मान है। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। और मैंने भी ये चाहा था कि मैं इन लोगों के लिए एक ऐसी मेडिकल केयर बनाऊं जहाँ पे इनका ध्यान रखा जा सके, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी उस टाइम पे जब मैंने एनजीओ शुरू किया था, उस टाइम पे इन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाता था, उन्हें डॉक्टर्स अच्छे से देखते नहीं थे और इनके साथ ना एक अजीब सा व्यवहार होता था जिसे आप सम्मानजनक व्यवहार नहीं कह सकते। सो आई वांटेड कि मुझे ये एफर्ट डालना है और मुझे इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिलानी है। एंड भगवान की दया से द होल वर्ल्ड इज नाउ वर्किंग फॉर इट एंड दे आर गेटिंग ऑल द रिस्पेक्ट। डेफिनेटली मैम। नाउ मैम, हरिकृत एंड सांझी सांझ, इन दोनों में रिलेशन क्या है एग्जैक्टली एंड इनका मकसद क्या है? नाउ हरिकृत को अगर आप ब्रेक करते हो तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक हरि और एक कृत। हरि का मतलब भगवान, कृत का मतलब कृति। तो हम सभी लोग भगवान के ही बनाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। सो द एनजीओ स्टैंड्स फॉर हरिकृत, जिसमें कि जैसे मैंने अभी बताया कि आई वाज ट्राइंग टू वर्क फॉर स्पेशल क्लास पीपल, बट ऑफ कोर्स आई वर्क फॉर एवरीवन who is in need of attention, care, love, everything. So बुजुर्गों के लिए जब मैं काम करती हूँ, तो जब एक इंसान यूथ के बाद मिडिल एज, उसको क्रॉस करने के बाद अपनी ज़िंदगी की शाम की तरफ चलता है ना, तो वो एक ऐसी सांझ होती है ज़िंदगी की जिसे साझा करने की ज़रूरत है। सो हरिकृत एनजीओ का जो एफर्ट है, दैट इज़ सांझी सांझ। और इस सांझी सांझ के अंदर मैं अलग अलग तरह के काम करती हूँ, जैसे कि मैं सांझी सांझ कनेक्ट बनाती हूँ, जिसमें कि मैं बुजुर्गों को इनवाइट करती हूँ उनसे सीखने के लिए और उनको अपनी तरफ से सम्मानित करने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनके लिए जो एक समाज का जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा शोकेस होना चाहिए। और उनकी जो जगह है ना, उसको हम कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्ग वो लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, लगाया है, तो हम एक छोटे बीज से आज एक पेड़ की तरह से दिखाई देते हैं। और एक और फैक्ट है जो मैं ज़रूर से कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी एक शून्य से शुरू होती है और एक शून्य पे ख़त्म होती है। हम एक डिपेंडेंट की तरह एक बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, और जब हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुँचते हैं ना, तो भी हम उतने ही डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। हमें उतनी ही केयर चाहिए होती है। जैसे छोटे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, वैसे ही एक बुजुर्ग को हाथ से खाना खिलाना पड़ता है। और जैसे माँ एक बच्चे के कपड़े बदलती है, वैसे ही एक बुजुर्ग को हमें ध्यान देना पड़ता है। सो हम जिस जगह से शुरू करते हैं, उम्र का पूरा रास्ता खत्म करने के बाद वहीं पहुंच जाते हैं। तो जब जिंदगी एक 360 डिग्री है,
तो हम उसको समझते क्यों नहीं और उसका सम्मान क्यों नहीं करते? दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टॉक कि हर एक कृत में सांझी सांझ को हर एक व्यक्ति सम्मान दे और उसकी अहमियत को समझे। जिंदगी की ये सांझ हर एक की जिंदगी में आनी है। जिंदगी की ये सांझ बिना क्रॉस किए आप मोक्ष ही नहीं पा सकते। तो जब ये इनएविटेबल है, होनी ही है, why not respect it? So this is सांझी सांझ। वेरी वेल सेड मैम, आई डेफिनेटली अग्री विद ऑल योर पॉइंट्स। मैम आप इस एनजीओ में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं? So 2003 में I was focused towards providing elder care to these people who need special attention. And in 2005 I widened it to all, like any elder person should be taken care of. तो मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान के पास एक जोड़ा माँ बाप होते हैं, राइट? अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो वो एक जोड़ा माँ बाप, वो 2 बच्चे आराम से मिलके केयर कर सकते हैं, बट हम नहीं करते। क्योंकि हम नहीं करते, इसीलिए आज की डेट में हमारे देश में बहुत सारे बुजुर्ग या तो ओल्ड एज होम्स में होते हैं या सड़कों के किनारे होते हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो पैसे से अपने लिए सेवाएं नहीं खरीद सकते, पैसे से अपने लिए अटेंशन नहीं खरीद सकते। वो सभी बुजुर्ग आपको किसी ना किसी ओल्ड एज होम में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के किनारे या कहीं बस स्टॉप के आसपास भीख मांगते या बुरी हालत में दिख जाएंगे। सो व्हाट आई वांट इज, मैंने 2003 से एक काम और ये शुरू किया था, टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन द सोसाइटी दैट लाइफ इज गोइंग टू कंप्लीट द सर्कल। आप इस बात को समझो और रिस्पेक्ट करो, ऑनर करो और उनकी देखभाल करो। सो मैंने प्रोसेस क्या क्या शुरू किए। मैंने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की उस टाइम पे, स्कूल्स में जा कर के, कॉलेजेस में जा कर के, ऑफिसेज में जा कर के, जहाँ पे मुझे हर एज के लोग मिलते हैं, उन सबको ये बताना शुरू किया कि सी दिस इज लाइफ। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है कि लाइफ क्या होती है, सबको पता है कि सब पैदा होते हैं, सब मरते हैं, सबको पता है। लेकिन हम में से कितने लोग इस बात को सोचते हैं कि हम पैदा होने के बाद एग्जिट लेने तक का सफर कैसे तय करने वाले हैं, हमें किस किस कदम पे सपोर्ट की जरूरत होगी। आज हम में हिम्मत है, ताकत है, शरीर में हिम्मत है, तो हम किसी की परवाह नहीं करते। पर स्वीटहार्ट, हमें हमेशा लाइफ में किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। समाज में अकेले नहीं जी सकते, और इस बात को समझते क्यों नहीं कि समाज में अकेले नहीं जिया जा सकता। इसी बात को मैं याद दिलाती हूँ हर एक के पास जा करके। सो एक काम मैंने ये शुरू किया, टू क्रिएट एन अवेयरनेस। उसके बाद दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने स्टूडेंट से मिलकर के उनकी फैमिली के बारे में पूछना शुरू किया। जैसे मैं स्कूल में जाकर के पूछती थी, बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फैमिली, तो बच्चे मुझे जवाब देते थे, पापा, मम्मी, मी एंड माय ब्रदर और माय सिस्टर और व्हाटएवर। वेयर इज दादा दादी एंड नाना नानी? दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने उनसे एक ऐसे कंपटीशन किया, ये मैंने कई जगह किया, ऐसे कंपटीशन किया और मैंने उसमें लिखा कि तुम अपने दादा दादी के बारे में लिखो। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, दादा दादी को फैमिली में लोग मानते ही नहीं। वो ये अर्बन एरियाज की मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ, अर्बन एरियाज में बच्चे लिखते हैं कि दादी विजिट्स अस ऑफन, नाना नानी को हम विजिट करते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा एल्डर से, ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों का कोई कनेक्ट नहीं है। और आपको पता है, हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ रहे, इससे हमें नुकसान कितना हो रहा है। हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। हमारे दादा दादी ही तो हैं जो हमें हमारी एजेस से, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ते हैं। और अगर हम वो डिस्कनेक्ट कर देंगे ना, अगर हम दादा दादी से बच्चों को नहीं मिलवाएंगे तो उन बच्चों तक वो बात पहुंचेगी ही नहीं। आप एक कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हो। So this is most important. This is what I used to talk in schools when I used to visit. Even in offices I used to do. Then actually I went on and on with it, and I realized ग्लोबलाइजेशन के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ हम बिखरते चले गए। जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। सो इस बिखराव का बहुत बड़ा खमियाजा हमारे बुजुर्गों ने भुगता, हमारे यूथ ने भी भुगता, हमारे बच्चों ने भी भुगता, बट समझा किसी ने भी नहीं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस, बार बार कह के कहते हैं ना कि अगर एक बार पत्थर पे आप बार बार रस्सी घिसोगे तो उस पर भी निशान पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इतनी बार बोलती हूँ तो ज़रूर कभी ना कभी तो किसी को समझ आएगी कि हाँ, हमें ये कनेक्शन बना के रखना है। बड़ों से बच्चों के बीच का कनेक्शन, ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच का कनेक्शन बना के रखना है।
सो दिस वॉज वन अप्रोच ऑफ माइंड. उसके बाद मैंने क्या किया, जब हमारे देश में मोबाइल्स आने शुरू हो गए और लोगों में काफ़ी सारी चीज़ें होने लग गई, तो मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आई कि मोस्टली हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ के काम करें, पर ये अवेयरनेस का एक सेक्शन है जो हमें ना बुजुर्गों को भी देना है. एज इन बहुत सारे ऐसे काम है जो बुजुर्ग खुद से भी कर सकते हैं, पर वो कर नहीं पाते. अब क्यों कर नहीं पाते? जैसे मान लो कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें बाजार जाना है, उन्हें शॉपिंग जाना है, उन्हें कुछ रिलेटिव को मिलने जाना है, तो दे विल वेट फॉर देयर चिल्ड्रन, चाहे बेटा चाहे बेटी कोई आए वो उन्हें लेके जाए. आज की डेट में हम इतने सक्षम हैं कि आप मोबाइल से आप गाड़ी बुक करके बुला सकते हो. ओला आ गई, उबर आ गई, आपने घर में कुछ खाने के लिए मंगा लिया, एवरीथिंग यू कैन डू. बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इन मॉडर्न गैजेट्स को यूज करने में डरते हैं. वो अच्छे महंगे फोन्स सिर्फ डायल करने के लिए और फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. वो उससे नेट बैंकिंग नहीं करते, वो उससे ओला उबर बुक नहीं करते, वो उससे दवाइयां नहीं मंगवाते. तो जब वो ऐसे सारे काम नहीं कर रहे तो ये सारे काम उनके बच्चों पर आ गए. और आज की जनरेशन एक रेस में है, वो हर दिन अपने लिए लड़ रही है, जूझ रही है कि उसे पता नहीं क्या कुछ अचीव करना है. तो जब एक उम्र एक दुनिया इस रेस में दौड़ रही है, तो शायद बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे. तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग की जाए? मतलब बड़ों को ये बताया जाए कि अगर आप 10 काम अपने बच्चों से कह रहे हैं तो आप 5 ही कह सकते हैं, तो बच्चों के ऊपर सिर्फ 5 कामों का बर्डन रहेगा और शायद वो बच्चे आराम से कर भी पाएंगे. और जब बड़े अपने काम अपने आप कर पाएंगे ना, तो वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ेगा. और जब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो एक इंडिपेंडेंस वाली भावना आती है कि हम खुद से कर सकते हैं, वी डू नॉट नीड, वी आर नॉट डिपेंडेंट. और किसी भी बुजुर्ग के दिमाग में जब ये आता है कि ही और शी इज नॉट डिपेंडेंट, तो उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है. और ये सेटिस्फैक्शन हम उन्हें दे सकते हैं, सिर्फ उन्हें गाइड ही तो करना है कि मोबाइल कैसे चलाना है. तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसे बच्चे चुने जिन्हें छोटे छोटे अर्निंग्स की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे बुजुर्ग चुने जिन्हें अकेलापन दूर करने की ज़रूरत है. मैंने दोनों को जोड़ दिया. अब वो बच्चे जो थे वो उन बुजुर्गों को मोबाइल चलाना सिखाते थे, उनको कैसे गाड़ी बुक करना है ये सब सिखाते थे, और बुजुर्गों का टाइम पास हो जाता था. उसके लिए छोटी सी पेमेंट अगर उन्हें मिल रही है तो दोनों के काम बन गए. मैं सिर्फ ये ब्रिजिंग कर रही थी और दोनों तरफ का फायदा हो गया. सो दिस वाज वन अनदर स्टेप व्हिच आई डिड. और एक काम जो मैंने किया कि हर एक के लिए ना रीडिंग मटेरियल मिलता है. आपको न्यूज़पेपर मिलेगा, स्पोर्ट्स का न्यूज़पेपर मिलेगा जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स की एजुकेशनल सेक्शंस मिलेंगे. आपको बॉलीवुड का मिलेगा, एंटरटेनमेंट का मिलेगा, पॉलिटिक्स का मिलेगा, सबको मिलेगा. लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो स्पेसिफिकली बुजुर्गों को टारगेट करता. तो मैंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया 2016 में, जिसका नाम रखा सांझी सांझ. और इस न्यूज़पेपर में वो सारी खबरें होती हैं जो बुजुर्गों से रिलेटेड है. यानी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी शुरू की, किसी एनजीओ ने कोई काम किया, कहीं पे कोई नई टेक्नोलॉजी आई जो बुजुर्गों के फेवर में है, या कहीं पे किसी इंसान ने कुछ ऐसा किया जो बुजुर्गों के लिए मोटिवेशनल हो सकता है. जैसे एक बुजुर्ग ने 867 पेड़ लगाए. एक बुजुर्ग ने इतने सारे पेड़ लगाए, तो अगर एक 70-80 साल का व्यक्ति पेड़ लगा सकता है जिससे मिलने वाली ऑक्सीजन शायद वो खुद लेने वाला नहीं है, बट वो दूसरों के लिए पेड़ लगा सकता है, तो ये एक मोटिवेशनल थॉट हुआ. तो मैं ऐसे लोगों की खबरें उस न्यूज़पेपर में छापती हूँ. और दिस पेपर कम्स मंथली एंड इट इज़ अ बाइलिंगुअल पेपर. जो लोग पढ़ नहीं सकते वो इस पेपर को सुन सकते हैं, क्योंकि मैं इस पेपर का ऑडियो वर्जन भी निकालती हूँ. इस पेपर को कोविड से पहले मैं प्रिंट में भी निकालती थी, अब आजकल ई पेपर कर दिया, क्योंकि पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन से कोविड के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम्स के स्प्रेड होने का अंदेशा था. वी विल बी स्टेपिंग बैक टूवर्ड्स ए प्रिंट पेपर, जो कि मैं कंपैरेटिवली थिक रखती थी, क्योंकि बुजुर्ग के हाथ में ना स्ट्रेंथ कम होती है, तो पेपर ऐसे हिलता है तो पढ़ा नहीं जाता. सो मैं उस पेपर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा मोटा रखती हूँ ताकि बुजुर्ग आराम से पढ़ पाएँ. So this is one thing which I initiated in 2016. Then आजकल मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं बुजुर्गों के लिए किताबें निकाल रही हूँ, स्टोरी कलेक्शन. इसका नाम भी सांझी सांझ है. एक साल में एक किताब निकालती हूँ जिसमें 12 कहानियाँ होती हैं, और ये कहानियाँ
बुजुर्गों की अपनी फीलिंग से रिलेटेड होती है, वो क्या महसूस करते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ। और ये सारी सैड स्टोरीज नहीं होती हैं, क्योंकि बुजुर्गों की जिंदगी सैड नहीं होती हमेशा, उनमें खुशियाँ भी होती हैं, वो इंजॉय भी करते हैं, वो अपने दोस्तों से मिलकर खुश भी होते हैं, उनकी कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो खुद से सॉल्व भी कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो सॉल्व करने वाली इंटेंशन, वो खुशियाँ जिन पे वो खुश होते हैं, उन सारी चीज़ों की कहते हैं ना लोगों तक पहुंचेंगी वो बातें। तो मैं ऐसी स्टोरीज इकट्ठी करके 12 स्टोरीज की एक कलेक्शन निकालती हूँ हर साल, और अभी तक मैं 3 वॉल्यूम्स निकाल चुकी हूँ, और मेरा इंटेंशन है कि मैं ऐसी काफ़ी किताबें निकालूं ताकि बुजुर्गों के लिए लिटरेचर तो हो, बच्चों के लिए आपको मैगजीन मिलेगी, बड़ों के लिए फैशन के लिए मिलेगी, आपको बॉलीवुड की मिलेगी, हॉलीवुड की मिलेगी, स्पोर्ट्स की मिलेगी, बट यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग which talks about elderly feelings, emotions, happiness, their creativity. बुजुर्ग भी क्रिएटिव होते हैं ना, आफ्टर ऑल वो इसी दुनिया से, मतलब इसी एज से निकल के गए हैं ना, तो वो क्रिएटिविटी ऐसा थोड़ी कि एज जाने के बाद खत्म हो गई, दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई टू ब्रिंग आउट। सो ये कलेक्शन चल रहा है। I want people to read this newspaper Sanji Sanj. I want people to read these books as well. और मेरे जो thoughts हैं, efforts हैं, वो सब तक पहुँचे। ये सब तो मैं आज तक कर रही हूँ। So I think I answered. It was a long answer. Yeah, it's okay, ma'am. It's okay. Ma'am, it has been 21 years since you started this journey, and ये definitely एक आसान journey नहीं रही है। लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ दिक्कतें आई होंगी आपकी इस जर्नी में, तो उसको कैसे ओवरकम किया आपने? तुमने पता है छू दिया, वो सारी चीज़ें याद दिला दी जिनको कि ऑनेस्टली स्वाति, आई मस्ट से कुछ भी करना आसान नहीं होता, और अगर आप कुछ ऐसे कर रहे हो जो थोड़ा सा भी ऑफ ट्रैक है तो और ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। जैसे कि मैं शुरू में कह रही थी कि मैंने एक स्पेशल कैटेगरी के लिए काम सोचा था कि मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनाऊं जहाँ पे कि उन्हें अपनी एक उम्र के बाद सपोर्ट मिल सके, राइट। अब जब मैंने इनके बारे में काम करना शुरू किया और इनसे मिलना शुरू किया, मैं एक्चुअली इनके घर में जाती थी और इनसे बात करती थी, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत मदद करते थे। वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वाकई में हमें मेडिकल एड नहीं मिलती, वाकई में हमें ये परेशानी होती है, हम टेलीफोन ऑफिस में जाते हैं तो ये दिक्कत होती है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये वो। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन वहीं पर ही कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि स्टे अवे, हमें नहीं चाहिए आपकी एंट्री, आप हमारी मदद करने आ रहे हो, हमारे पास खुद के इतने रिसोर्सेज हैं कि हम आपके जैसे लोगों की मदद कर दें। लाइक आप हमें सो कॉल्ड एक कैटेगरी में रख रहे हो ना, लेकिन हम आपस में बहुत यूनाइटेड हैं, एंड प्लीज स्टे ऑफ आवर प्राइवेट लाइफ्स। आप हमारी दुनिया में मत घुसो, नहीं तो हमें आपकी दुनिया में आना पड़ेगा। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ थ्रेट दैट केम टू मी। और जब ऐसा हुआ तो मैं एडमिट करती हूँ कि मैं घबराई थी उस टाइम पे कि मैं क्या सोच के चली थी और क्या हो रहा है। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों के ऊपर एक खतरा सा मुझे दिखने लग गया, और आप किसी भी ऐसे खतरे से बच नहीं सकते, कोई भी प्रॉब्लम कैसे भी आ ही सकती है। सो हम एक अच्छी सोच लेके चल रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको ऐसे करें कि हर चीज़ एमिकेबली, कंफर्टेबली, फ्रूटफुल हो जाए। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, मैंने इसको एक नया शेप या बेटर शेप दिया कि मैं हर एक बुजुर्ग की मदद करना चाहती हूँ, जिन बुजुर्गों को कि उनका परिवार सपोर्ट नहीं कर पा रहा इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम मेडिकल एड, राइट। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत बोलते थे, क्या ये तुमने क्या उठा लिया है, अपने घर के पेरेंट्स संभाल लो, अपने बड़ों को संभाल लो, तुम किसके किसके चक्कर में भाग रहे हो, एंड यू वोंट बी एबल टू डू इट। और तुम जिस फैमिली में जाके तुम बोलोगे ना कि आपके एल्डर्स को मैं मदद करना चाहती हूँ, पहले तो वही आपसे कहेगा क्यों हम मदद नहीं कर रहे क्या, हम अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर रहे क्या, राइट। और वो बुजुर्ग, तुम्हें एक चीज़ बताऊँ बहुत सरप्राइजिंग लगेगी, जब मैं ओल्ड एज होम्स में जाती हूँ और
उन लोगों से बात करती हूँ ना, एक बुजुर्ग मतलब ये तो मैं नहीं कहूँगी कि 100%, बट मैक्सिमम बुजुर्ग अपने बच्चों की बुराई नहीं करते। उनके दिल में अभी भी प्यार है, वो अभी भी अपने बच्चों का भला चाहते हैं। वो नहीं कह पाते उनको बुरी बातें, वो उन्हें जैसे कहते हैं ना, श्राप नहीं दे पाते, चाहे बच्चों ने उन्हें निकाल दिया, राइट, पर वो नहीं कर पाते ऐसा। तो मुझे ये दिखता है कि उनके अंदर कितना सारा प्यार भरा है। और जब ऐसी चीजें देखती थी तो मुझे बहुत मुश्किल लगती थी उस टाइम पे। और ऐसे लोगों के नजदीक पहुंचने पे, जब उन्होंने अपने आसपास एक दायरा खींच रखा है, आप कैसे स्टेप इन करोगे उनकी लाइफ में? ये बहुत बड़े हर्डल्स होते हैं कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के उसके पेन तक पहुंचो। जब तक आप उसका दर्द सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसके नजदीक जाओगे नहीं, या उसे इतना कंफर्ट जोन नहीं दोगे कि वो आपसे अपनी बात कह पाए। मैं अगर अभी तुमसे पूछूं ना तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, तुम कभी नहीं बताओगी, तुम यही बोलोगे एवरीथिंग इज फाइन। बट तुम्हें उतनी जगह देना, उतना भरोसा देना कि तुम मुझसे जो कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे पास खड़ी हो सकती हूँ, मैं तुम्हें मेरा कंधा या आर्म्स दे सकती हूँ जिसमें तुम आके छुप सको। वो कॉन्फिडेंस मुझे देना होगा, और वो देना आसान नहीं होता। ये सबसे मुश्किल काम था। दूसरा मुश्किल काम था लोगों को कन्विंस करना कि मैं जो कर रही हूँ सही है। इस काम के लिए जितना मुझे मानसिक सपोर्ट चाहिए था लोगों का, उतना ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए था। मानसिक सपोर्ट एक लेवल तक आता है, जब आप किसी को बताते हो ना, तो कई लोग कहते हैं हाँ अच्छा करियो, करो करो। हमारे ये नहीं, कर रही हो करो। जहां पे जिन लोगों ने खुद के आने की बात कही, उन लोगों के साथ जुड़कर और उन्हें जोड़ना, ये बहुत मुश्किल काम था। अपनी बात को पॉजिटिवली पहुंचाना, कन्विंस करना, और ये बताना कि जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हारी लाइफ का भी आने वाला समय है। ये मुश्किल काम था। इसको ओवरकम करना मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगा। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स मुश्किल थे, क्योंकि आप छोटा भी काम करते हो तो मुश्किल पड़ती है। इसके लिए मैंने उन लोगों के को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जो दिल से मदद करना चाहते हैं पर उनके पास समय नहीं है। उनसे मैंने कहा, जैसे मैं खुद भी अपनी एनजीओ के लिए जो काम करती हूँ, उसमें मैं जो अर्न करती हूँ उससे 1% उसमें डोनेट करती हूँ। जो मेरा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो भी काम करते हैं, वो अपने प्रोफेशन से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस करते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर या जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, पर वो अपना दायित्व समझते हैं समाज के प्रति, तो वो 1% शेयर करते हैं। उस पर्सन की कोई रेंज नहीं है कि आप 1 रुपया डोनेट कर रहे हो या आप 100 रुपये डोनेट कर रहे हो। आप दिल से साथ हो, आप जो कर सकते हो वो कर रहे हो। कुछ नहीं कर सकते तो आप एक थॉट शेयर कर लो, जिसे मैं अपने न्यूज़पेपर में डाल दूं, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ना, इकट्ठा करना, वाकई इट वॉज डिफिकल्ट। इट नीडेड लॉट ऑफ पेशेंस, इट नीडेड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड आई एम ब्लेस्ड कि जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग की, आई कुड स्टैंड दैट आउट। आई थिंक मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, व्हाटएवर, उस सब में अगर सबसे ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल है तो दैट इज माई पेरेंट्स। मुझे याद है, मैं और मेरी छोटी बहन बहुत छोटे छोटे थे, और मेरी माँ, मेरी मदर इज अ डॉक्टर। स्टिल व्हाट शी विल डू इज, सैटरडे को वो इतनी सारी रोटियां या पूरियां बनाती थी, जिसको हम एक बांस की टोकरी में भर देते थे। और हमारे पास एक बहुत बड़ा सा पतीला था घर में, जिसमें जनरली पानी वानी बॉईल किया जाता था। उसमें मम्मी ढेर सारी आलू की सब्जी बनाती थी, और हमारे पास एक बहुत पुरानी फिएट थी, उसमें डिक्की नहीं थी क्योंकि वो उल्टी खोलती थी। और मुझे याद है कि हम वो पतीला पीछे की सीट पे रखते थे और वो टोकरी रखते थे, और मैं और मेरी छोटी बहन हम पीछे बैठ जाते थे, और हम सड़क पे निकल जाते थे। और मेरे पापा जहाँ पे लोग खुदाई कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे पापा गाड़ी रोकते थे। हम दोनों बहनें मिलके एक पूरी और एक सब्जी देता था, और हम ऐसे रास्ते भर खिलाते जाते थे जब तक कि वो पूरियाँ खत्म ना हो जाए। So this is the way my father, my mother, they have actually raised me or my sister, right?
मेरे पापा मम्मी हमें ओल्ड एज होम्स में ले जाते थे, हम बुजुर्गों के नाखून काटा करते थे, और जब हम नाखून काटते थे तो हम उनसे बातें किया करते थे। तो ये शायद छोटेपन में, और मैं शायद 9-10 साल की रही होंगी तब से हम ऐसा कर रहे हैं। मेरे पापा जो आंटीज होते थे उस टाइम पे, एल्डरली होते थे, उनके घर में मुझे बोलते थे बेटा इनके घर में जाके ना थोड़ा कुकिंग में हेल्प कर दो, और मुझे नहीं मालूम मैंने कितने लोगों के घर में कुकिंग की होगी, और बना के रख के डब्बे में आ जाती थी। दिस इज व्हाट माय मॉम हैज ट्रेन्ड मी फॉर। तो वो जो अपब्रिंगिंग थी ना, वो आज जो भी मैं बनी हूँ, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, ये वो एक एक हिस्सा मेरे माँ बाप का बनाया हुआ है जो आज तुम्हारे सामने बैठ के बोल रहा है। एवरीथिंग इज एक्चुअली prepared, doctored, tailored, inspired by my parents, and the complete credit goes to my mom and dad. And I'm blessed कि the life partner I had in my life वो इन सारी चीज़ों को समझे, और अब वो भी मेरे साथ मिलके ये काम करते हैं। हम लोग कोई कुछ सोचते नहीं है, किसी भी दिन ऐसे ही घर में खाना बना के निकल जाते हैं कि खिला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि आज कोई त्योहार है तो कर रहे हैं या कुछ है तो कर रहे हैं, अक्सर हम ऐसे करते हैं। एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद द एनजीओ, क्योंकि ये हम एनजीओ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही निकल गए, उसमें कोई बुजुर्ग नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट वी हैव टू डू। एंड आई फील कि अगर हम सारे जने अपने अपने घर से 2-2 4, जैसे आपने सुना होगा रोटी बैंक एक चल रहा है जो इस तरह के काम करते हैं, आप एक दिन कोई निकाल लो ना घर में 25 रोटियां 10 रोटियां बना के, और आप किसी को खिला दो ना, देखो पेट भर जाएगा। और वो जो मुस्कुरा के आपको देखेगा ना, आई स्वेयर एक डायमंड की रिंग खरीदने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे ज्यादा मिलेगा सच में। आई मीन मुझे गूज बम्स आ रहे, मुझे सच में गूज बम्स आते हैं। और दिस आई हैव बीन डूइंग थ्रू आउट माय लाइफ, माय पेरेंट्स मेड मी डू दिस। सो ये सारे जितने चैलेंजेस आप मुझसे पूछ रहे हो ना, इन सबको ओवरकम करने की स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी, और दे हैव मेड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माय लाइफ, माय कैरेक्टर, माय पर्सनालिटी, एंड दिस इज दे रिफ्लेक्टेड इन मी। Definitely, ma'am. Yeah, this is such a beautiful thought, and your parents are really blessed to have you. What are your future plans, future vision regarding this NGO? जब कोई ऐसी एनजीओ की बात करता है ना जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हो, तो पहला सवाल यही आता है, सब मुझसे पूछते हैं आपका ओल्ड एज होम कहाँ है? मेरा ओल्ड एज होम कहीं नहीं है। मैं ओल्ड एज होम बनाना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने अपने लोगों की परवाह कर लें ना, क्या दिक्कत है? तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, हम ध्यान नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं, तो खुद ही कर ले। अब जब हम खुद कर सकते हैं तो इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? कई बार चैलेंजेस आते हैं कि बच्चे समय नहीं दे पाते, सिचुएशनली समय नहीं दे पाते। सारे बच्चे बुरे नहीं होते कि वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखना। जनरली लोग होते हैं ना कि हमारा बेटा ध्यान नहीं रखता, हमारी बेटी ध्यान नहीं रखती। जरूर ऐसे सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कुछ ऐसे भी होंगे जो ध्यान रखना चाहते हैं बट सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही, राइट? तो जब सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही तो ऐसे में क्या ब्रिजिंग हो सकती है, क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, हम इन पे काम करें। तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ। मेरे फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि मैं लोगों को फैसिलिटेट कर पाऊँ उनके घर पे, उनके ओन विसिनिटी में, उनके ओन प्राइवेसी में। सो मेरा आने वाले समय का प्लान ये है कि मैं एक कुछ मोबाइल वैन्स ऐसी शुरू करूं जिसमें कि फिजियोथेरेपी हो, जो कि ऑन डोर स्टेप पे आपको लैब टेस्ट की फैसिलिटी दे सके। उसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट हो। तो पता है बुजुर्गों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो अकेले रह जाते हैं। बच्चे ऑफिस चले गए, ग्रैंड चिल्ड्रन स्कूल चले गए, वो अकेले हो गए। वो कितनी देर टीवी देखेंगे यार? उन्हें कोई बात करने के लिए चाहिए ना, तो कौन बात करेगा? वो बच्चा जिसे स्कूल में compete करना है, उसके टेस्ट में उसको 100 में से 100 आने हैं, नहीं तो मम्मी मारेगी या पापा कहेंगे या उन्होंने ट्यूशन लगा दी है या को करिकुलर एक्टिविटीज में डाल दिया, वो बच्चा कब आके बात करेगा? राइट? आजकल के बच्चों को तो खेलने का भी मौका नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो मोबाइल फोन्स वो टाइम खा जाते हैं। और उनके पेरेंट्स
जो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी कर रहे हैं, घर आकर के उन्हें घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, तो वो कितनी देर बात करेंगे? तो कोई ऐसा चाहिए जो उनसे बात करे। जब कोई बुजुर्ग बात नहीं करता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें डिमेंशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, लोग भूलने लगते हैं। जब भूलने लगते हैं तो वो और एक क्योस क्रिएट करता है कि बुजुर्ग घर से बाहर निकला, अपने घर का रास्ता भूल गया, वो और एक प्रॉब्लम हो गई। तो इसे कैसे हम ओवरकम करें? तो मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रही हूँ जो उस मोबाइल वैन में हर दिन किसी किसी के घर जाकर के उनसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बात करें। और जब कोई बात करता है ना, तो उसके दिल की निकलती है, और जब बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है बात करके। कितने भी टेंशन में हो ना, किसी से बात कर लो, फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर लो, तो भी अच्छा लगता है। पर बात करने का टाइम किसके पास है? वो टाइम निकाल के देना चाहती हूँ। कोई बुजुर्गों के साथ लूडो खेल ले, चेस खेल ले, ताश खेल ले, पत्ते पे पत्ता खेल ले, कुछ कर ले, जस्ट स्पेंड टाइम विद देम। तो वो टाइम स्पेंड करने के लिए मैं उन बच्चों को इनवाइट करती हूँ जो जैसे 12th पास करने के बाद अब कॉलेज के बीच में एक गैप है, या ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद उनके पास गैप है, अब वो आगे फर्दर स्टडीज़ करेंगे या कहीं इंटर्नशिप करेंगे या कुछ भी करेंगे। ऐसे बच्चों को मैं बुलाना चाहती हूँ जो कि एसोसिएट हो जाएं और वो बुज़ुर्गों से बात करें। नहीं वो कहीं जाना चाहते, अपनी कॉलोनी के 4 बुज़ुर्ग पकड़ लें, राइट? किसी भी अंकल के घर में अगर तुम जिस सोसाइटी में रहती हो उस सोसाइटी में जाकर के अपने किसी जानकार के दादा दादी से बात करोगी तो कोई हार्म नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आता। शायद मैं किसी को कहीं किसी और के घर भेजूं तो एक सिक्योरिटी थ्रेट आता है, हर किसी को कोई घर में घुसने नहीं देगा, पर हम अपनी जान पहचान के लोगों को तो कर सकते हैं ना। तो ये एक सोच आनी चाहिए। मैं इस सोच पर काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ यार, अपने आसपास के बुजुर्गों का ध्यान रख लो। सो सम गुडनेस टू रीप सम गुडनेस। कुछ अच्छा बोलो, कल को अच्छा उगेगा, हम कुछ अच्छा देखेंगे। This is what I want. These are my future plans. Definitely, ma'am. And I wish you all the very best for your future, ma'am. It was really a great time having a conversation with you. I'm so obliged. I'm so blessed, Swati. I must say, talking to a person who is working for elderly people is again a big thing. लोग इस phase of life के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम क्या करना है आगे, कैसे नाम कमाता है, फेम कमाना है, पैसे कमाने हैं, ये सब हम बातें करते हैं, पर हम अपनी जिंदगी क्लोज कैसे करनी है इस बारे में बात नहीं करते, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू एक्चुअली टुक आउट टाइम टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, स्पेशली एल्डरली पीपल। और तुम अच्छे अच्छे काम करती रहो, तुम्हें सभी बड़ों का, सभी बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पो टॉक्स।